28वीं किस्त। तेरे लिए बन्नो मेरी, तेरे लिए हिना खून लाई हैं परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए बन्नो मेरी, तेरे लिए। फूलों से महकती खूबसूरत शाम अपनी तमाम तर रोगनाई के लिए खलील गोरी के आंगन में उतरी हुई थी। ना कोई भीड़ थी और ना ही कोई पुरतकल्लुफ़ किस्म की महफिल। बस एक छोटी और सादा सी घरेलू तकरीब थी जिसमें हादी और एलिया को एक दूसरे से मनसूब करने का एहतमाम किया गया था। सभी करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। ऐसे में जब कलियों सी नाजुक और परियों सी छाप रखने वाली एलिया को दुल्नापे के हल्के फुल्के रंगों से सजाकर हादी के पहलू में लाकर बिठाया गया तो हादी का चेहरा अंदरूनी खुशी से जगमगा उठा था। निगाहें झुकाए बैठी एलिया के लबों पर भी बड़ी दिल फ्रेब और झिंपी झिंपी सी मुस्कुराहट खेल रही थी। किस्मत इतनी आसानी से उन दोनों पर मेहरबान हो गई थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। बल्कि एक वो ही क्या, वहाँ मौजूद हर शख्स ही हालात की इस नई करवट पर हैरान था। मेमूना के घर वालों से लेकर ज़ैनब के मैके वालों तक सभी ने अपने अपने तौर पे इस फैसले पर इतराज़ किया था। खुद मेमूना और बसीत भी पहले पहल इस रिश्ते पर आमादा ना थे। उनके लिए अपनी इकलौती बेटी को गर्देजी होश में बिहाने का ख्याल ही खासा परेशान कुन था। लेकिन जब इस मामले में हातिम साहब ने खुद उन्हें तसल्ली दी तब कहीं वो जाकर मुतमईन हुए थे। उनके लिए हातिम गर्देजी की ज़ात और उनकी बात हमेशा ही बेहद मुतबर रही थी। खलील खोरी के गुजर जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने मेमूना और उनके दोनों बच्चों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी संभाली थी वो काबिल तहसीन था। ज़ैनब के लिए इस रिश्ते को दिल से कबूल करना अब भी बेहद मुश्किल था। आका जान के समझाने के बाद उन्होंने बेटी की पसंद के आगे खामोशी ज़रूर इख्तियार कर ली थी, मगर इस रिश्ते पर उनकी दिली आमादगी और रजामंदी ना होने के बराबर थी। हया के साथ भी उनका रवैया कुछ ऐसे ही नरम गरम सूरत हाल लिए हुए था। उन दोनों के दरमियान मौजूद तनाव में कमी ज़रूर आई थी, लेकिन गुरेज की दीवार ताहाल कायम थी। उनकी ज़ात का जो डर और खौफ बचपन से हया के दिल में बैठा हुआ था उससे पीछा छुड़ाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन इस हिचकिचाहट के बावजूद वो पिछले चंद दिनों में उनके कई छोटे छोटे कई काम अपने ज़िम्मे ले चुकी थी और उसके लिए यही बहुत था कि ज़ैनब ने उसे टोका ना था। उसकी इन कोशिशों को सभी देख रहे थे। शाह महतूम को अपने फैसले पर अब दिली इत्मीनान महसूस होने लगा था, नागुज़ीर हालात में ही सही, लेकिन उन्होंने अपने लाडले के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया था जो रिश्तों की अहमियत और उनकी कदर करना जानती थी, जो घर को जोड़ने और अपने बड़ों की इज्जत करने वाली थी। और फी ज़माना ये दोनों ही खूबियाँ लड़कियों में तकरीबन नापैद हो चली थीं। हातिम और सुबहान साहब ने भी हया को अपने अपने तौर पर सराहाया था। बाकी हादी और खोला तो वैसे ही उसकी सुलझी हुई फितरत के मुतराफ थे। बस एक जरार था जो दिन ब दिन अपने होल में सिमटता जा रहा था। उसे जैसे चुप सी लग गई थी। उसे हया पर तंज के तीर चलाना, सख्ती करना, हत्ता कि अपना हक जताना भी छोड़ दिया था। वो वाज़िया तौर पे उससे गिरसा था और उसकी गुरेज ने हया को पूरी तरह उलझा दिया था। वो लाशौरी तौर पर ही सही, लेकिन इस बात की मुंतज़िर थी कि हालात की ये मुस्बत तब्दीली कहीं न कहीं जरार के मिजाज पर भी ज़रूर असरअंदाज होगी। लेकिन उसके रद्द अमल ने हया को हैरान कर दिया था। वो उसकी सोच से भरकर कठोर निकला था, इतना कि कभी कभी उसका दिल चाहता था कि वो उसका गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ डाले, उससे पूछे कि आया वो इंसान भी है या नहीं। उसे रह रह कर हादी पर भी गुस्सा आ रहा था जो ना जाने अपने भाई में कौन सी तब्दीली देख रहा था। उसे तो यहाँ दूर दूर तक ऐसे कोई आसार रोनुमा होते दिखाई नहीं दे रहे थे। हया वो हाथ में पकड़ी मिठाई की प्लेट टेबल पर रख रही थी जब मेमूना की आवाज़ पर उसे पलट कर उन्हें देखा। जी मामी। बेटा, मेरी अलमारी में सामने ही मेरा काला पर्स रखा है, वो ले आओ। उनकी बात पे वो इस बात में सर हिलाते अंदर की जानिब बढ़ गई। चूंकि फंक्शन का अरेंजमेंट बाहर लॉन में था, इसलिए अंदर का सारा पोर्शन इस वक्त तकरीबन खाली पड़ा था। वो तेज़ कदमों से लॉन्च में चली आई। उसका रुख मेमूना के कमरे की तरफ था। वो अपने ध्यान में थी जब लॉन्च में किसी की मौजूदगी के एहसास से उसे चौंका दिया। उससे बेख्तियार रुख मोड़कर अपने दाएं तरफ देखा। जरार उसकी जानिब पुश किए खिड़की में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके कदम अपने आप सुस्त पड़ गए। नजरें ना चाहते हुए भी उसके ऊंचे लंबे सरापे से जा उलझीं, जो कॉटन के सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार सूट में कुछ और भी नाकाबिले तहसीर लग रहा था। वो अपनी निगाहों को छुड़ाती आगे बढ़ने को थी जब जरार के अल्फाज ने उसके घुटते कदमों को रोक लिया। स्टॉप इट नादिया,
बच्चों की तरह बिहेव मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि सोच समझ कर फैसला करो। तुम्हारे पास अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। हया का दिल धक से रह गया। ये वो किस लड़की से बात कर रहा था? कोई लेकिन वेकिन नहीं, वो सख्ती से बोला। अपने पेरेंट्स को राजी करना तुम्हारा काम है। कल तुम हर हाल में। अपनी चौंक में बात करता वो अचानक पलटा तो जहाँ हया गड़बड़ा गई वहीं जरार भी चौंक गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उस पर नजरें जमाए उससे कॉल काट दी। ये क्या बदतमीजी है? उसे मन में सुकेड़े नागवारी से हया को देखा। उसका गुस्सा हया के अंदर से अपने पकड़े जाने की सारी आफत मिटा गया। कॉल क्यों काट दी? उससे बिना किसी पसोपेश के दूबदू सवाल किया तो जरार की पेशानी शुकनोलुदा हो गई। इसलिए क्योंकि तुम मेरी बातें छुप कर सुन रही थी। हया का रोम रोम सुलग उठा। "हम्म, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आप जो मैं आपकी बातें छुप कर सुनूंगी। अपने भाई की मंगनी छोड़कर यहाँ बीच चौराहे आप अपने मसाइल लिए खड़े हैं, मैं नहीं। वो काटदार लहजे में बोली तो जरार की पेशानी के पल मसीद गहरे हो गए। मैं अपने भाई की मंगनी छोड़ूं या अटेंड करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसकी जानिब देखता वह सर्दमहरी से बोला। हया के पैरों से लगी और सर पे पूछी। वो बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ाई। आपकी मौजूदगी से भले मेरा कोई लेना देना ना हो जरार साहब, लेकिन अपनी इज्जत से है। आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस वक्त मेरे मायके में खड़े हैं। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी किसी सगी के वालिदैन को मनाने का काम घर जाकर अंजाम दें। वो चटक कर बोली तो जरार बेख्तियार चौंक उठा। वॉट? उससे उलझकर हया को देखा। वो तो अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से उसकी जॉब के मुतालिक बात कर रहा था और हया ना जाने क्या समझी थी। उसकी गलतफहमी जरार का सारा गुस्सा बहा ले गई। उससे महसूस नजरों से हया को देखा जिसकी तपी तपी सी गोरी रंगत अनारी रंग के सूट में धक रही थी। क्यों? आपको क्या लगा था कि मैं नहीं समझ पाऊंगी? उससे हुशमगीन नजरों से उसे घूरते हुए इस सजाइया लहजे में सवाल किया। जरार ने बामुश्किल तमाम अपनी उमटती मुस्कुराहट का गला घोंटा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है। वो धीरे धीरे चलता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से हया के चेहरे पे झूलती लट को अपनी उंगलियों से छुआ तो उसकी धड़कनों में अर्ताश सा बर्पा हो गया। जलन हो रही है क्या? उसकी जानिब झुकता वो महवर से लहजे में बोला तो हया की मुट्ठियां सख्ती से भींच गईं। जलन? और उस बदनसीब से? वो दिल गिरफ्तार से मुस्कुराई। नहीं जरार साहब, मुझे तो तरस आ रहा है उस नादान बेवकूफ़ लड़की पे जो आप जैसे बेहिस और संगदिल इंसान से मोहब्बत कर बैठी है, क्योंकि वो शायद नहीं जानती कि आपके सीने में तो दिल ही नहीं है। उसकी आंखों में देखते हुए बेतासुर लहजे में बोले तो जरार अपनी जगह पर साकित रह गया। उसकी खामोश नसें एक टक हया को देखे चली गईं, यहाँ तक कि उसे लगा कि वो शायद अब कुछ नहीं कहने वाला। तभी उसके लबों में धीरे से चंबिश हुई। और अगर मैं कहूँ कि मेरे सीने में एक दिल है जो ना सिर्फ धड़कना बल्कि मोहब्बत करना भी जानता है, तो मैं कहूँगी कि मैंने आपसे बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो बिना किसी तवक्कुफ के पलट कर बोली तो जरार के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। उसकी निगाहें हया के चेहरे पे चमसी गईं जो इस पल हर तासुर हर जज्बे से आ रही एक बिल्कुल सर्द और सपाट स्लेट की माने लग रहा था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये उस लड़की का चेहरा था जो अपना हर रिश्ता हर फर्ज बड़ी मोहब्बत से निभाने की कायल थी, जो इतनी नर्म हो और हसास थी कि उसके लिए किसी अपने की तकलीफ बर्दाश्त करना भी मुमकिन ही नहीं था। तो क्या वो उसके दिल से अपने लिए हर तरह की गुंजाइश खत्म कर चुका था? उसने खुद से सवाल किया तो इस शराब की एक मुंहजोर लहर ने उसे सरता पा अपनी लपेट में ले लिया। जरार ने बेचैनी से कुछ कहने के लिए लफ्ज़ तलाशना चाहे, लेकिन उसकी सोचें और एहसासात इस बुरी तरह आपस में उलझ गए थे कि जिंदगी में पहली बार उसके पास अल्फाज का जैसे काल पड़ गया था। हया चल लम्हे खड़ी उसे हाली हाली नजरों से देखती रही और फिर पलट कर बेनियाजी से आगे बढ़ गई। जरार का दिल चाहा कि वो लपक कर उसे थाम ले, रोक ले, अपनी कहे बिना कहीं ना जाने दे, मगर ये इन बातों का वक्त ना था। उसके लिए वो अपनी बर्दाश्त को आजमाता लब पीछे बाहर चला गया जहाँ रौनक अपने रूज पर थी। वो खुद को संभालता सबके दरमियान आ बैठा। कुछ ही देर में रस्म का शोर उठा तो उसे नाचार सारे घर वालों के साथ उठकर आगे आना पड़ा। शाह साहब की इजाज़त से हाथी ने एलिया का हिनाई हाथ थामकर उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहनाई तो फिजा मुबारक सलामत की आवाज़ों से लबरेज हो गई। हाथी ने जिगर जिगर करती नज़रों से अपने बराबर में बैठी एलिया को देखा जो ऑफ वाइट और रेड कलर के अनारकली फ्रॉक में किसी दूर देश की शहजादी लग रही थी।
उससे मुस्कुराते हुए अपना हाथ एलिया के सामने कर दिया। उससे झिझकते हुए जूही हादी की उंगली में अंगूठी पहनाई। उसे शरारत से उसका लरस्ता हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। चारों तरफ हूटिंग और शोर मच गया। आका जान ने मुस्कुराते हुए अपने नटखट से पोते के सर पर चिपट लगाई तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इन जिंदगी से भरपूर लम्हों में जरार के दिल का सूनापन कुछ और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। उसकी बेचैन नज़रें यहाँ पर आ ठहरी जो मैमूना और तैयबा के बराबर में खड़ी बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे का फीकापन वो दूर से भी बआसानी महसूस कर सकता था। उसकी नज़रों के इत्तेकास से हया को भी पलकें उठाने पर मजबूर कर दिया। दोनों की निगाहें टकराईं तो एक फेरी सी हया के जिस्मो जाँ में दौड़ गई। कुछ था चुरार गुरदेसी की आंखों में जो उससे पहले उसने कभी ना देखा था। उसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई। उसके कलियों से खिलते लबों को बेजान होता देखकर जरार के अंदर पहली बेचैनी दो चंद हो गई। वो उसे थामने, उसे अपना हाल दिल सुनाने के लिए बेकरार हो गया, मगर ना जाने वो उसे ये मौका देने वाली भी थी या नहीं। यही सोचते हुए उससे शराबी कैफियत में अपने बालों में उंगलियां चलाईं। मलाल था कि हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला जा रहा था। ये वो अपने साथ क्या कर बैठा था। अपने कमरे में सोया असवन गहरी नींद में था जब अजीब सी आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। उसे सर उठाए हुए मुंदी मुंदी आंखों से अपने अतराफ में देखा और सलवा को अपने पहलू में ना पाकर वो एक झटके से उठ बैठा। बाथरूम की लाइट चल रही थी। वो तीर की सी तेजी से उठकर उस जानिब लपका, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसके कदम दहलीज पर जम गए। सलवा बेसिन पर झुकी उपकाइयाँ ले रही थी और पास ही सुमुट खड़ी उसकी पीठ मल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो गहरी नींद से उठकर आई थी। ना जाने किस वक्त सलवा ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। असवद लम्ब भींचे चंद लम्हे इस मंजर को देखता रहा और फिर चुपचाप पलटकर कमरे में वापस चला आया। लाइट जलाकर वो बेड पर जाने की बजाय सोफे पर आ बैठा। जोमुट की मौजूदगी में उसे अपना सलवा के बराबर बेड पर बैठना कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद जोमुट सलवा को थामे कमरे में दाखिल हुई तो गैर इरादी तौर पर सीधा हो बैठा। आज ये पहला मौका था जब सिर्फ वो तीनों एक साथ एक जगह पर मौजूद थे। एहतियात से सलवा को बेड पे बिठाते हुए जुमुर ने उसकी कमर के पीछे तकिए दुरुस्त किए। थोड़ा सा जूस पी ले, दिल ठहर जाएगा तेरा, बस आधा ग्लास। उससे कहने पर जुमुर रूम फ्रिज में से जूस निकाल लाई। वो ग्लास में डालकर उसे थमा दिया। असवद खामोश सा इस सारी कार्रवाई को देखे चला गया। सलवा ने चंद घूंट लेकर उसका हाथ थाम लिया। मैं अब ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। उसकी नरमी से कहने पर जुमूर ने इस्पात में सर हिला दिया। वैसे भी असफंद अब उठ चुका था और उसकी मौजूदगी में जुमूर को अपना आप उन दोनों के दरमियान इस कमरे में निहायत फालतू और बेकार लग रहा था। उसकी आंखों में चुभन सी होने लगी। उसे झुकी पलकों के साथ सलवा पे कंबल बराबर किया और पलटकर तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसे कमरे से जाते ही इर्द गिर्द गहरी खामोशी छा गई। सलवा की नजरें बेख्तियार सामने सोफे पर बैठे असफंद पर जा ठहरी जो लोगों पर मुट्ठी जमाए गुमसुम सा था। क्या सोच रहे हैं? उसके सवाल पर असफंद ने गहरी सांस ली। यही कि तुम दोनों एक दूसरे के हासी करीब आ गई हो। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? सलवा ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा लगने का तो पता नहीं, लेकिन अजीब जरूर लग रहा है। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर को जुमूर जैसी अक्खर लड़की इतने हौसले और आला ज़रफ़ी से कबूल करेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसकी बात पर सलवा धीरे से मुस्कुरा दी। वक्त के साथ इंसान बदलता है और जुमुर ने भी अपने आप को बहुत बदला है। अब वो पहले जैसी तेज मिजाज और जज्बाती नहीं रही। उसके अंदर बहुत ठहराव, बहुत समझदारी आ गई है। आप कभी उसके साथ बात करके तो देखें। मेरे पास उसके साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं। वो बेतासुर से लहजे में बोला तो सलवा ने तासुब से उसे देखा। प्लीज़ असवन, एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है। आप सुमुद को एक मौका देकर तो देखें। वो नरमी से बोली। असवन ने सजाया अंदाज में पन में उचकाई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? उसकी बात पे सलवा के चेहरे पर अफसुर्दगी फैल गई। जानती हूँ, लेकिन आपकी अजियत को बांटने का दर्द शायद इस अजियत और शर्मिंदगी से कई दर्जे कम है जो मुझे हर बार सुमुद का सामना करने पर महसूस होती है। मुझे अपना आप उसका मुजरिम लगता है असवन। प्लीज़ खुद को और मुझे उसका गुनहगार ना बनाए। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह उसका ज़बर मुझ पर या मेरी औलाद पर डाल दे। मेरे दिल पर अपने माँ बाप की नाफरमानी का पहले ही बहुत बोझ है। प्लीज़ मुझे मज़ीद ज़ेरबार मत करें। उसकी जानिब देखती हुई इल्तिजाया लहजे में बोली तो असवद के लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। वो नहीं जानता था कि ये सलवा के अल्फाज का असर था या जुमूद के मिजाज में आने वाली तब्दीली का आजाज़। मगर आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ था। कुछ शक ना था
कि वो जुमुर्द की जानिब से लाताल्लुकी इख्तियार करके उसे यूं बीच मंझधार लटका के अपने रब की नाराज़ी मोल ले रहा था, जो उसके लिए दुनिया और आखिरत में पकड़ का बाइस बन सकती थी। वो एक जीती जागती इंसान थी, जिसके सीने में भी एक अमंगों भरा दिल था। ऐसे में अगर वो कभी भटक जाती तो वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देता? उसके लबों से एक बोझल सांस बरामद हुई। ठीक है, मैं जुमूद से रजू करने के लिए तैयार हूँ। वो धीरे से बोला तो सलवा के चेहरे पर खुशगवार सी बेयकीनी फैल गई। उसके तासुरात देखकर असफन बेख्तियार निगाहें चुरा गया। चलो अब सो जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। वो उठकर लाइट ऑफ करता अपनी जगह पर आ लेटा। ना जाने क्यों, लेकिन वो इस वक्त खुद को सलवा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं पा रहा था। अंधेरे में उसकी पुष्प पर निगाहें जमाए बैठी सलवा की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल इस पल बड़ी मुत्सात सी कैफियत का शिकार था। एक तरफ सीने में उठता दर्द था जो बढ़ता चला जा रहा था, और दूसरी तरफ ज़मीर पे धरा बोझ था जो हल्का होता जा रहा था। वो निचला लब दांतों तले दबाए बेख्तियार अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। औरों का तो पता नहीं, मगर उसे तो मोहब्बत सच में बड़ी महंगी पड़ी थी। रात के 8 बज रहे थे। हातिम कुरदैसी समेत सुबहान साहब, जरार, हादी और उनके फर्म के तकरीबन सभी सीनियर हेड्स हातिम साहब के ऑफिस में बैठे एक अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और सारे उसी की डिटेल्स पर काम कर रहे थे। उनका काम इख्तितामी मराहिल में था जब हातिम साहब का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर हया का नाम देखकर उन्होंने बेख्तियार फ़ोन उठा लिया। वालेकुम सलाम, हाँ बेटा कहो। उनकी तवज्जो बटी देखकर जरार ने अपने सामने पड़ी फाइल बंद करके एचआर मैनेजर को दी। नईम साहब, आप ये सारी तफसीलात कल राना नवीद को भेज दीजिएगा, फिर देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। ठीक सर। मैनेजर ने सर हिलाते हुए फाइल थामी। और तो कुछ नहीं रह गया ना? उसे सबकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। फिलहाल नहीं। चलें फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। उसके कहने पर सब स्टाफ मेंबर्स अलविदाई कलामात कहते उठकर अब कमरे से बाहर निकल गए। इस दौरान हातिम साहब भी कॉल से फारिग हो चुके थे। किसका फ़ोन था? सुबहान साहब ने भाई को देखा। हया का। हया के नाम पर जरार बेख्तियार चौंक उठा। कह रही थी कि वापसी पर उसे मैमूना भाभी की तरफ से पिक कर लूं। बसीत को अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया है और अब वो वहाँ मुंतज़िर बैठी है। तफसील सुनकर जरार के अंदर नागवारी की एक लहर दौड़ गई। उसे हया का यूं खुद को नज़रअंदाज करके हातिम साहब को कॉल करना एक आंख नहीं बहाया था। लेकिन हम दोनों को तो मुश्ताक की तरफ डिनर पर जाना है। सुबहान साहब ने घड़ी की तरफ देखा। हाँ याद है मुझे, तभी तो सोच रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँ पापा। आदि ने चमकती आंखों के साथ अपनी हिदमात पेश की। हाँ, ताकि तुम्हें लाने के लिए मुझे किसी तीसरे को भेजना पड़े। वो तंज़िया अंदाज से बोले तो सुबहान गुर्देसी कहका लगाकर हंस पड़े। जरार बेख्तियार सीधा हुआ। आप छोड़ें पापा, मैं खुद जाता हूँ। वो बेतासुर लहजे में बोला तो तीनों की निगाहें उस पर आ ठहरी। उनकी आंखों में हैरत देखकर वो नसें चुरा गया। अच्छा ठीक है। हातिम साहब संभल कर बोले। उनके लिए जरार का यूं खुद को हया के किसी काम के लिए पेश करना आसा गैर मुतवक्का और हैरान कुन था। कुछ ऐसी ही कैफियत सुबहान साहब की भी थी। बस एक हादी था जो अवलीन झटके के बाद अब मुंह ही मुंह में मुस्कुराता शरीर नजरों से भाई को देख रहा था। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। वो गुनगुनाया तो जरार ने एक तेज नज़र उस पर डाली। हातिम और सुबहान साहब दोनों ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने को दबदबा लिए। जरार अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। ओके पापा, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। वो चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोले। भाई, भाभी को वापसी पर आइसक्रीम जरूर खिलाइएगा और गजरे भी पहनवाइएगा, वो भी अपने हाथों से। उसके आगे बढ़ते ही हादी ने पीछे से हाँक लगाई तो अब की बार हातिम और सुबहान कुरदेसी खुलकर हंस पड़े। क्यों तंग कर रहे हो उसे? सुबहान साहब ने अपने भतीजे को देखा। तंग कहाँ कर रहा हूँ चाचू, सिखा रहा हूँ। रोमांस में बिल्कुल कोरे हैं। हाँ, तुमने जो पीएचडी कर रखी है। हातिम साहब की मुस्कुराती आवाज़ कमरे से बाहर निकलते जरार की समातों से टकराई तो बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उसके अंदर पहला तनाव अपने आप कम होने लगा। वो कदमों में तेजी दर आई। बेल की आवाज़ पर किचन में सलाद काटती हया का हाथ बेख्तियार रुक गया। मेरे ख्याल में पापा आ गए हैं। वो छुरी रखकर तेजी से बाहर की जानिब लपकी। एलिया भी दुपट्टा दुरुस्त करती उसके पीछे आई कि अब तो वो उसके भी सुसर थे। लाउंज पार करके जो ही हया ने सहन में कदम रखा, कुनमुन करती फुहार ने उसका इस्तकबाल किया। आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे। वो और बात थी कि बरसने की नौबत अब जाकर आई थी। वो तेज कदमों से चलती गेट तक आई और बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन आने वाले पर निगाह पड़ते ही वो अपनी जगह पर ठटक कर रुक गई।
सामने ही ब्लैक सूटिंग में मलबूस जरार कुर्तेसी अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसे हैरान करने को खड़ा था। तब तक पीछे आती एलिया भी गेट तक आ पहुंची थी। जरार को देखकर उसे भी हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन उससे सरायत से खुद को संभाल लिया। अस्सलाम वालेकुम जरार भाई। वो हैर मुकदमी मुस्कुराहट के लिए आगे बढ़ी तो जरार की नसें हया के भुजंग के चेहरे से होती एलिया पर आ ठहरी। वालेकुम सलाम। उससे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वो कदम बढ़ाकर अंदर चला आया। हया को हार्ट अटैक होते होते बचा। उसका इस घर में आना ही किसी अनहोनी से कम ना था। कजा के यहाँ बसने वाले अपने 80 दुश्मनों से हिलाक निभाना। उससे एलिया के साथ आगे बढ़ते जरार की पुष्ट को यूं घूरा जैसे उसके सर पे सींग निकल आए हों। वो दरवाज़ा बंद करती उन दोनों के बीच चल पड़ी। लॉन्च में दाखिल हुई तो मैमूना भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उन्हें मोहब्बत से जरार का इस्तकबाल करता देखकर उसकी जान जल गई। वो पैर पटकती किचन में चली आई और अपना सारा गुस्सा गाजर मूलियों पर निकालने लगी। 5 मिनट बाद एलिया लश्टम पश्टम किचन में भागी चली आई। हया फटाफट फ्रीजर में से कबाब निकालो, अम्मी ने कहा है कि जलाल भाई हमारे साथ खाना खाएंगे। उसकी बात पर हया के पैरों से लगी और सर पे पूछी। कोई ज़रूरत नहीं, वो तुनक कर बोली। क्यों ज़रूरत नहीं? एलिया ने हैरत से उसे देखा। उन्होंने अम्मी को बताया है कि वो सीधा ऑफिस से आए हैं। हाँ तो? एलिया उसे घूरती घूरती फ्रिज की जाने बढ़ गई। फजूल बातें मत करो। जब हातिम अंकल के लिए एहतमाम हो सकता है तो उनके लिए क्यों नहीं? इसलिए कि हातिम अंकल हमें अपना दुश्मन नहीं समझते, वो इस सजाई अंदाज से बोली। एलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। हाँ लेकिन आज तो उनके सुर भी हाथ से बदले हुए लग रहे हैं। काफी अहलाक से पेश आ रहे हैं मुहतरम। सब ड्रामे हैं। हया ने बदमस्की से सर झटका। चलो ड्रामा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है, वरना आज से पहले तो उन्हें कभी कोई ड्रामा करने की भी जरूरत पेश नहीं आई। वो शोखी से बोली तो हया ने तबकर कमर पर हाथ रखा। पता नहीं कौन सी तब्दीली नजर आ रही है तुम्हें और तुम्हारे उस सगे को। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसकी बात कर रही हो? एलिया हाथ में कबाब लिए पलटी। मोहतरम हादी गुरतेजी की और किसकी? ओह गॉड, कितने मिलते जुलते ख्यालात हैं हमारे। एलिया की बांछें खिल उठी। हया के लबों पे एक तंजिया मुस्कुराहट आ ठहरी। ख्यालात मिलते हैं तभी तो तुम जैसे नमूनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये जलने की वो कहाँ से आ रही है यार? एलिया ने अचानक उसके करीब झुकते हुए सूंघने की एक्टिंग की। हया ने दांत पीसते हुए उसे एक हाथ जड़ दिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी मैमूना किचन में दाखिल हुई। ये तुम दोनों किन खेल तमाशों में लगी हुई हो? खाना लगाने वाली बात करो बेटा, वो फरमाइशी अंदाज से बोली। तो नाचार हया को एलिया का हाथ बटाना पड़ा, जो मजीद वक्त ज़ाया किए बिना हासिम मुस्तैदी से काम में मसरूफ़ हो गई थी। खाना हाथ से खुशगवार माहौल में खाया गया। चरार ने ना सिर्फ हर चीज़ चखी थी, बल्कि एलिया की कुकिंग की भी बहुत तारीफ़ की थी। उसकी ये मुस्कुराहट, ये रवादारी हया को हार्ट अटैक करवाने के लिए काफ़ी थी। उसे चरार गर्देजी का ये रूप किसी तो हजम नहीं हो रहा था। खाने के बाद सब्ज चाय का दौर चला था, जिसके बाद वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। अच्छा आंटी, इजाज़त दें। हाँ बेटा, खैर से जाओ, घर में सबको सलाम कहना। मैमूना ने उसका इशारा थपथपाते हुए हया को प्यार किया। वो उसे साथ लिए गाड़ी में आ बैठा। दोनों, एलिया और मैमूना, उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थीं। गाड़ी के आगे बढ़ते ही हया का सबर जवाब दे गया। वो शिकन आलूदा पेशानी लिए जरार की जानिब पलटी। इस ड्रामे का मकसद पूछ सकती हूँ? वो खुदरे लहजे में बोली। तमीज़ से बात करो। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, सिर्फ खुद से जुड़े रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है। वाह बहुत खूब। तो आखिरकार आपको एहसास हो ही गया कि आपसे बंधे लोग कोई बेजान चीज़ नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं, जिन्हें आपकी इज्जत और तवज्जो की ज़रूरत है। वो तलही से मुस्कुराए तो जरार एक पल को खामोश हो गया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ हया, लेकिन यही तो रोना है कि आप तो क्या, कोई भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकता। उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोली। आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपकी दी हुई जिल्लत और आपके चलाए हुए नश्र एक दो दिन की बात नहीं जरार साहब। ये सालों पर मुहित एक ऐसा कांटों भरा सफ़र है, जिससे सिर्फ मेरे पैरों को ही नहीं, बल्कि मेरी रूह तक को लहूलुहान कर दिया है। मेरे पास आपकी ज़ात से वाबस्ता कोई अच्छी याद, कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, दर्द से भरे लम्हे बेशुमार हैं। ऐसे में अब अगर आपको अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने की सूझी है, तो यकीन जाने मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस प्लीज़ मुझे इस सफ़ में शामिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो अशकाफ अल्फाज में कहती हुई झटके से अपना रुख मोड़ गई तो जरार को लगा जैसे उसके इर्द गिर्द जिंदगी खामोश हो गई हो।
चंद जुमले, फ़क़्त चंद जुमले, और हया ने उसके हिलाक और किरदार का पूरा खुलासा बनाकर उसके मुँह पर दे मारा था। ना कोई उम्मीद रहने दी थी और ना ही किसी खुशफ़हमी की कोई गुंजाइश, और उसके लिए वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था, सवाए अपनी ज़ात के, अपनी शिद्दत मिज़ाजी और अपनी तंगदिली के। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से अपनी ज़िंदगी को लेकर किस समित में आगे बढ़े। ऐसा क्या करे जो वो मान जाए। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी हया। गाड़ी में छाई बोझल सी खामोशी को अचानक जरार के दिल गिरफ्ता और नादिम सी आवाज़ ने तोड़ा, तो हया का पूरा वजूद एक लम्हे को सुन हो गया। वो जरार गुरदेसी से बहुत सी बातों की तवक्का किए बैठी थी, लेकिन उस जैसा अक्खड़ और मगरूर इंसान उससे सीधे साधे और साफ वाज़ेह अल्फाज में माफ़ी मांग लेगा, इस बारे में तो उससे गुमान भी नहीं किया था। जरार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए उसे सड़क के किनारे रोक दिया। हया की धड़कन तेज़ हो गई। वो लपसता साउंड स्क्रीन के पार निगाहें जमा गया, जिस पर गिरते बारिश के कतरों ने लम्हों में सामने का मंजर धुंधला दिया था, यूं कि मंजिल और निशाने मंजिल दोनों ही खो गए थे। मैं नहीं जानता कि रूठे हुओं को कैसे मनाया जाता है। मैं ये भी नहीं जानता कि टूटे हुए रिश्तों को कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं इस पल जिस कर्ब और जिस शर्मिंदगी से दो चार हूँ, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मैंने तुम्हारे साथ जो रवैया रवा रखा, उसके इखलाकी तौर पर कोई वजह नहीं बनती। इसलिए मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा, सवाए इसके कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। वो धीरे से बोला तो हया की आंखों में आंसू भर गए। उसका पूरा वजूद जैसे किसी गर्दाब की लपेट में आ गया। जरार की आंखों में आसूरदगी उतर आई। हया खुद को संभालती धीरे से उसकी जानिब पलटी। और और अगर मेरे लिए ये मुमकिन ना हुआ तो? और जरार गुरदेसी की समझ में नहीं आया कि वो इस दो का क्या जवाब दे, लेकिन एक बात तय थी कि वो अपनी ज़ात से हया सिकंदर को मज़ीद दुख देने वाला नहीं था। तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के इस बंधन से आज़ाद कर दूँगा। उसकी आंखों में देखता वो मजबूत लहजे में बोला। हया चंद लम्हे उसके चेहरे पे फैली सच्चाई को देखे चली गई और फिर धीरे से इस बात में सर हिलाती रूह मोड़ गई। उन दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी छा गई। जरार के दिल में एक होक सी उठी। उसे दुख से अपने बराबर में बैठी उस प्यारी सी लड़की को देखा, जो आज से पहले उसे खुद से कभी इतनी दूर और बेगाना न लगी थी। बेख्तियार एक थकी हुई सांस उसके लबों से टूटकर फिजा में बिखर गई। उनके दरमियान छाई ये खामोशी बड़ी ही जानलेवा थी। जरार को उससे वहशत सी होने लगी। उससे बेख्तियार हाथ बढ़ाकर ऑडियो प्लेयर ऑन कर दिया। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धीमे सुरों पर जुनैद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ माहौल पर अपना जादू बिखेरने लगी, जो जरार का सारा ध्यान उस जानिब मबसूल हो गया। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल की आवाज़ को लफ्ज़ों का रूप दे डाला हो। उसका तन मन सुलगने लगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जीवन, ये मेरी जलन है, मेरी सज़ा, मेरी ये थकन कह रही है क्या? सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। हया को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल डाला हो। उसकी आंखों में तैरते आंसू मोतियों की सूरत बरसने लगे। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई? सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार और यार भी हो ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। जरार का हौसला उसका सब जवाब देने लगा। उससे बेख्तियार हाथ बढ़ाकर हया की गोद में धरा, उसका हाथ थाम लिया और अगले ही पल बहुत नरमी से उसकी हथेली पे लप रख दिए। आ ही जाएगा। हया सरता पा लरज उठी। उसकी जान जैसे सिमट कर उसकी हथेली में आ समाई। ना कोई जोर था और ना ही कोई ज़बरदस्ती, मगर फिर भी ना जाने क्यों हया के लिए जरार की मोहब्बत भरी इस गिरफ्त से रिहाई पाना नामुमकिन हो गया था। उससे अपनी लरज़ती पलकें उठाईं, दोनों की निगाहें टकराईं, तो एक बेरी सी हया के जिस्म जाँ में दौड़ गई। उसकी नज़रें बेख्तियार जरार के मजबूत हाथ में दबे अपने हाथ पे आ ठहरीं। वो चंद लम्हे बागौर इस बंधन को देखती रही और फिर धीरे से निगाहें झुका ली। जरार गुरदेसी की आंखों में खुशगवार सी बेचैनी फैल गई। हया का फैसला उसकी झुकी पलकों और सुर्ख होते चेहरे से आया था। उससे बेख्तियार उसका नाजुक सा हाथ किसी कीमती मता की तरह अपने सीने से लगा लिया।
वो अब ये हाथ और ये साथ ताउम्र छोड़ने वाला ना था। ये चंद दिनों बाद की बात है। फजर से कुछ ऊपर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तरह तुलू ना हुआ था। बीबी नरगिस नमाज अदा करके हॉल में मौजूद अपने तख्त पर बैठी तस्बीह कर रही थी। बड़े सरकार नमाज से फारिग होकर अपने कमरे में जा चुके थे। इर्द गिर्द गहरी खामोशी थी। ऐसे में उन्हें किचन की तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई थी तो वो बेख्तियार चौंक उठी। मुलाजमाओं के अंदर आने में तो अभी थोड़ी देर थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हॉल से मुलहक्का राहदारी अबूर करके पीछे मौजूद बड़े से किचन में चली आईं। सुमूर चूल्हे पर चाय का पानी रख रही थी। उनकी पेशानी पर पल आ ठहरे। वो खुद तो चाय पीती नहीं थी, फिर भला इस वक्त वो किसकी खिदमत में जुटी हुई थी। ये तो क्या कर रही है? उनकी नागवारी में डूबी आवाज़ अचानक किचन की फ़ज़ा में उभरी तो अपने ध्यान में काम करती सुमुद पूरी तरह डर गई। ओह फूफो, आपने तो मेरी जान निकाल दी। सीने पर हाथ रख के बोली। नरगिस बीबी का दिल किया कि वो इस बेवकूफ़ लड़की का सर तोड़ दें। वो गुस्से से आगे बढ़ी। ना तू मुझे ये बता कि तू यूं मुंह अंधेरे अंधेरे किसकी गुलामी में खड़ी है यहाँ? वो मैं। वो झिझक कर लब दबा गई तो बीबी ने ताज्जुब से उसकी हिचकिचाहट को देखा। वो मैं बहादुर के लिए चाय बना रही थी। वो उंगली चटकते हुए बोली। बीबी नरगिस की पेशानी के पल गहरे हो गए। ना तो क्यों उस नौअबजादे के लिए चाय बना रही थी? कहना था ना कि जाकर अपनी उस लाडली को उठाए। तो उसकी नौकर लगी है क्या जो? फुफ्फो, वो आज मेरे कमरे में मेरे साथ थे। वो धीरे से बोली तो बीबी नरगिस की बात उनके मुंह में रह गई। वो दम साधे अपनी भतीजी को देखे चली गई जो लबों पर धीमी सी मुस्कान लिए पलके झुका गई थी। तू सच कह रही है? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। सुमुद के लिए उनसे निगाहें मिलाना मुश्किल हो गया। वो शर्म से कुल्लार चेहरा लिए धीरे से इस बात में सहेल आ गई तो बीबी नरगिस के अंदर एक ठंडक सी उतर गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लख लख शुक्र है मेरे मौला। बढ़ते जज्बात से उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने बेहतियार झुककर उसकी चांद सी पेशानी चूम ली। तू खुश तो है ना? उन्होंने मोहब्बत से उसकी थोड़ी छुई। बहुत बहुत ज़्यादा। सुमन ने एक पल को जब से अपनी आंखें बंद की। यूं लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आपको पता है? वो अपनी आंखें खोलते हुए बच्चों की सी सादगी से मुस्कुराई। वो बहुत बदल गए हैं। वो मुझसे इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही बहादुर है जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। बीबी नरगिस बेख्तियार मुस्कुरा दी। तू भी तो बहुत बदल गई है। उसके लिए आप जनाब से बात करने लगी है, उसकी इज्जत करने लगी है। उनकी बात पर सुमुद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने ये सब सलवा से सीखा है फूफो। वो सच में बहुत बहुत अच्छी है। वो दिल की गहराई से बोली। बीबी की मुस्कुराहट सिमट सी गई। आपको नहीं पता लेकिन आज जो बहादुर मेरी तरफ लौटे हैं तो ऐसा सिर्फ सलवा की वजह से हुआ है। उसके मुसलसल समझाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वरना मैंने तो कब की उम्मीद छोड़ दी थी। बात करते करते उसके चेहरे पर रंजीदगी छा गई। बीबी ने बागौर उसे देखा। तुझे क्या लगता है कि तूने जो राह इख्तियार की है वो ठीक है? अगर ठीक ना होती फूफो तो आज मेरे सर्कस आई मुझे वापस ना मिलता। वो बिना किसी पसोपेश के बोली। बीबी नरगिस बेख्तियार खामोश हो गई। उन्हें सुमूद से ऐसी समझदारी भरे जवाब की उम्मीद ना थी। कुछ शक ना था कि पढ़ी लिखी सलवा की सुलझी हुई सोहबत ने उसे अंदर तक बदल डाला था। उनके दिल में पहली बार सुमूद की जानिब से इत्मीनान फैलने लगा, जिसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ सलवा के सर जाता था, वरना माजी में तो उसे बदलने की उनकी हर कोशिश नाकाम रही थी। सुमन ने उन्हें सोचों में घिरा देखकर नरमी से उनका हाथ थाम लिया। फूफो, आप मेरी खातिर सलवा की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। ये देखें कि वो अपने रिश्तों के साथ कितनी सच्ची कितनी खरी है। उससे तब मुझे मुंह लगाया, मुझे अहमियत दी जब मेरा अपना शौहर मुझे पूछने के लिए तैयार ना था। उसकी जगह अगर कोई और कुड़ी होती तो शुक्र का कलमा पढ़ती कि उसके मुकाबले पर दूजी कोई औरत ना थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ना सिर्फ मुझे मेरा शौहर लौटाया बल्कि मुझे अपनी होने वाली औलाद की माँ मान लिया, मुझे अपनी खुशियों में शामिल किया। उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी फूफो, लेकिन अगर उसने ये सारी नेकियां ये सब एहसान किए तो सोचे कि वो दिल की कितनी अच्छी और नीयत की कितनी साफ़ है। उसे खुले दिल से सलवा की खूबियों और आला ज़रफ़ी का इतराफ़ किया तो बीबी नरगिस एक गहरी सांस लेकर रह गई। उन्हें सुमूद की किसी बात से इख्तलाफ ना था। सलवा वाकई एक अच्छी और घर बसाने वाली लड़की थी और उसने ये चीज़ अपने अमल से साबित करके दिखाई थी। अच्छा ठीक है, अब जाके अपने कावे को देख, पक पक कर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने चूल्हे की तरफ इशारा किया तो सुमूद माथे पर हाथ मारती तेज़ी से पलटी।
उफ, मैं तो भूल ही गई थी। उसकी धाई पर बीबी बेख्तियार मुस्कुरा दी। जल्दी ना हो तो। वो सर झटकती किचन से बाहर निकल गई। आज एक अरसे के बाद उनका दिलो दिमाग हर फिक्र, हर बोझ से आज़ाद हुआ था। हया के साथ जरार के रवैये में आने वाली वाज़ेह तब्दीली को सबने ही महसूस किया था। ये ना था कि वो उसके आगे पीछे फिरने लगा था या वो उसका दम भरने लगी थी। हाँ, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की ज़ात से बेगानगी ख़त्म हो गई थी। वो अपने दरमियान मौजूद रिश्ते की इज़्ज़त करने लगे थे, उसे अहमियत देने लगे थे, और जहाँ इज़्ज़त और अहमियत हो, वहाँ नरमी, तवज्जो और लगाव अपने आप पैदा हो जाता है, जो आगे चलकर दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम का बायस बनता है। उन दोनों के रिश्ते को फलता फूलता देखकर सभी बेहद खुश थे, लेकिन हातिम साहब की खुशी इतनी थी। उनके दिल पर से अल्लाह ने बहुत बड़ा बोझ उठाया था, वरना वो तो खुद को अपने बच्चों का मुजरिम समझने लगे थे। उन दोनों, खासकर जरार की सोच में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना अंदाज़ा सबको ही था कि जरार की इस तब्दीली की एक बड़ी वजह आका जान की वो पुरअसर गुफ्तगू थी, जिसने उस रोज़ शायद सभी के दिलों पे कहीं न कहीं अपना निशान छोड़ा था। उन्हें ना सिर्फ उनकी गलतियों का एहसास दिलाया था, बल्कि उन सब पर यह हकीकत भी रोज़े रोशन की तरह आया करती थी कि ख़ानदान के बुज़ुर्ग चाहे कितने असूल पसंद और सख्त क्यों ना हों, उनकी मौजूदगी घरों में हमेशा बायस बरकत और इत्तेफ़ाक ही होती है। उनकी फ़हम और फ़रासत और बुर्दबारी की जगह कोई नहीं ले सकता। आदि की रगे शरारत अलबत्ता उन दोनों को लेकर आजकल हो भड़क रही थी। वो जरार को छेड़ने और हया को जताने का कोई मौका जाने नहीं दे रहा था। उसके भागोल वो एक बहुत बारीक बीन और तजर्बाकार इंसान था, जिसने अपने सड़ियल भाई के बदलते तेवर बहुत पहले ही भांप कर अपनी भोली भाली भाभी को आगाह कर दिया था। लेकिन चूंकि उस सैतान ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए अब अपनी गुस्ताखी की सज़ा दिन रात तानों की सूरत भुगत रही थी। अभी भी हया जरार के लिए जो शांति का कप बनाकर लाई थी, उसे कल से फ्लू की शिकायत हो रही थी। तबीयत खराबी की वजह से वो खासा चिड़चिड़ा सा हो रहा था और आज ऑफिस भी नहीं गया था। उसके आगे पीछे फिरते हया बेहाल हो गई थी। उसे सच में उसे कल से तिकनी का नाच नचा डाला था। जो शानदा पीकर उसे सर दबाने की फरमाइश की, तो हया एक गहरी सांस से थी उसके सराहने आ बैठी और अपनी नर्म उंगलियों से उसकी कनपट्टियों को दबाने की बजाय धीरे धीरे सहलाने लगी। जरार के अंदर एक सुकून सा छाने लगा। उससे अपना सर तकिए से उठाकर हया की गोद में रख दिया, तो एक पल के लिए उसकी उंगलियां साकित हो गईं। दबाओ ना, रुक क्यों गई? वो शरारत से उसे तकते हुए बोला। हया की नजरें उसके वजिया चेहरे पे ठहर सी गईं। उसके नकोश में कहीं भी गुजरी हुई किसी तलही, किसी सख्ती का शायबा तक ना था, बल्कि एक अजीब सी नरमी और चमक थी जो हया को देखकर भर जाती थी। मेरे ख्याल में आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। वो उसके सहर से खुद को छुड़ाती संभल कर बोली, तो जरार धीरे से मुस्कुरा दिया। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वो गंभीरता से बोला। हया की बन में मारे हैरत के ऊपर घुट गई। आप और शायरी, खासा हैरत अंगेज इंकशाफ है। अजी, आप हमारे बारे में भी जानती ही क्या हैं। कभी मौका दें पास आने का, फिर देखें कैसे कैसे इंकशाफ होते हैं। वो उसके चेहरे पर झूलती लट खींचते हुए मानी हेसी से बोला। हया के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। बहुत शुक्रिया, जितने इंकशाफात हो चुके हैं वही काफ़ी हैं। वो चल कर बोली, तो जरार कहका लगाकर हंस पड़ा। उसकी ये जिंदगी से भरपूर हंसी हया को पल भर के लिए मबहूत कर गई। वो शासो नादर ही मुस्कुराने वाला शख्स कभी इतना खुलकर भी हंस सकता था, वो भी उसकी बातों पे। उसे यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो अब तक अपने और उसके दरमियान बदली हुई ये सूरत हाल ही बेयकीन किए हुए थी। जिंदगी ने अचानक ही जैसे 360 डिग्री का चक्कर खाया था। उसके वजूद से नफरत करने वाला आज उससे अपनी ज़ात का महवर और मरकज़ बनाए बैठा था। बेशक ये उसके प्यारों की दुआओं का असर था, जो अल्लाह ने जरार के दिल को उसकी तरफ से बदला था, कि सिर्फ वही पाक सात दिलों को फेरने की कुदरत रखती है। वरना हया को तो अपनी बाकी मानदा जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नजर आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से उसकी सोचों का ताना बाना बिखेर दिया। उसे संभल कर सीधा होना चाहा। जरार के चेहरे पर बदमस्की फैल गई। कम इन। वो सीधा होने को था कि हादी की आवाज़ सुनकर उससे कस्सन अपना इरादा तर्क कर दिया। उठे, क्या कर रहे हैं? हया ने घबरा कर उसका सर अपनी गोद से हटाना चाहा, लेकिन वो ढीठ बना अपनी जगह पर लेटा रहा। तभी हादी अंदर चला आया। ओहो, यहाँ तो ठीक ठाक रोमांस चल रहा है। उसे सीढ़ी के अंदाज में लफ्ज़ उकेरते हुए मानी के ससुर सुने देखा, तो हया का चेहरा
गुल रंग हो गया। वो बेख्तियार अपना सर थामे रुख मोड़ गई। हाँ, तो क्या रोमांस में पीएचडी की डिग्री सिर्फ तुमने ले रखी है? जरार ने शरारत से आबरू चुकाए तो हादी ने दिलचस्पी से अपने भाई का बदला हुआ रूप देखा। हाँ, गुमान तो यही था, लेकिन अब लग रहा है कि हटे, फौरन हटे। हया से मजीद बर्दाश्त ना हो सका तो वो उसे पूरी ताकत से धकेलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी हफ्फत और जरार की शामत दोनों ही हादी को मजा दे गई। वो महसूस सा मुस्कुरा दिया। जरार ने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ती हया को देखते हुए पास खड़े भाई को घूरा। कबाब में हड्डी ना हो तो क्या तकलीफ उठी थी जो आप यहाँ आ धमके? हद है, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं बड़े भाई की आदत के लिए खास तौर पर चल कर आया हूँ और ऊपर से ये साफ फरमा रहे हैं कि चर्रा चर्रार। अचानक हया ड्रेसिंग रूम की दीवार थामे अपनी जगह पर रुक गई तो दोनों भाइयों ने एक साथ पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी रंगत खतरनाक हद तक सर्द हो रही थी और वह सर थामे बाकायदा झूल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, जरार एक ही जिस्म में उस तक आ पहुंचा और उसके बेजान होते वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। बड़े सरकार की हवेली में आज उनके सब बहन भाई जमा थे और उसकी वजह उनकी बहनोई नसर गुरदेसी की अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड से आमद थी। माजी में जब शाह मखदूम के बागात पे उनका अपने ताया के घराने से तनाज़ा हुआ था, तब उनके वालिद ने भी उनसे कता ताल्लुकी कर ली थी। इस वाक़े के चंद साल बाद ही वो अपने हिस्से की ज़मीनें मलिक दिलावर को बेचकर अपनी फैमिली समेत इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। इस दौरान उनका पाकिस्तान आना जाना लगा रहा था, लेकिन अब की बार वो 3 साल बाद आए थे। बाजी, एक बात तो बताएं। सबसे मुलाकात और खाने से फरागत के बाद उन्होंने मलक दिलावर के बैठक में उनके साथ तन्हा बैठने का मौका मिला, तो वो अपने जहन में बलबलाते सवाल को ज़ुबान देने से खुद को रोक ना पाए। बोल। उन्होंने अपना हुक्का कुड़कुड़ाया। ये अपने बहादुर की जो दूसरी बीवी है, ये कौन है? किस खानदान से ताल्लुक रखती है? वो चेहरे पर उलझन लिए बोले, तो बड़े सरकार एक पल को खामोश हो गए। क्यों? क्या हुआ? उन्होंने जांची नजरों से उन्हें देखा। होना क्या है, लेकिन वो बच्ची मुझे बड़ी जानी पहचानी सी लगी है। यूं लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कभी कहीं देखा है। वहम है तेरा। उन्होंने हुक्के की नाल एक बार फिर लबों से लगाई। हो सकता है, लेकिन फिर भी पता तो चले। वो जानने को मिस्र थे। मलिक दिलावर ने एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो बहादुर से पूछते और सलवा की हकीकत के साथ साथ उनकी करदेसियों से दुश्मनी की सारी दास्तान भी उनके लाडले पर आया हो जाती, बेहतर यही था कि वो खुद ही उन्हें सारी बात बता देते। तेरी पड़ियों है वो, मुनीरा और सुबहान गुरदेसी की बेटी। क्या? नसर अपनी जगह से यूं उछले जैसे किसी करंट ने छू लिया हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, ताया जी कैसे मान गए? ओ नहीं हुए, इन दोनों ने छुप कर ब्याह किया है। तेरे ताए को तो खबर ही नहीं थी कि उसकी पोतरी ने किस मुंडे के साथ नसकर अपना मुंह काला किया है। वो तो बाद में मैंने फ़ोन करके उस कमीने पे पहाड़ तोड़ा था। उन्होंने इंकशाफ दर इंकशाफ किया तो नसर गुरदेसी का सर चकरा गया। तो क्या ये लड़की बहादुर की असलियत के बारे में जानती है? नहीं। और बहादुर, वो भी कुछ नहीं जानता और उसे कुछ पता लगना भी नहीं चाहिए, समझे? वो तनबेही लहजे में बोले, लेकिन उससे पहले कि नसर मजीद कुछ कहते, बैठक के खुले दरवाजे से बहादुर अंदर चला आया। किसे क्या नहीं पता लगना चाहिए अब्बा जी? और बड़े सरकार को लगा जैसे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। उनकी रंगत एक पल को मुतगैर हो गई और पेशानी पर पसीना आ ठहरा। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर? चरार ने परेशानी से अपने मुकाबिल कुर्सी संभालती लेडी डॉक्टर को देखा। घर में हया को होश दिलवाने के बाद वो लम्हे का तौक़ुफ़ किए बिना तैयबा और हादी के हमरा उसे वसीत के हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ उससे हया के बुनियादी चेकअप के बाद उसे वहाँ मौजूद लेडी डॉक्टर के पास भेज दिया था। परफेक्टली, आपको मुबारक हो, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसे मुतल्ला किया तो जरार एक पल को अपनी पलकें झपकाना भूल गया। व्हाट? उसके चेहरे पर खुशगवार सी बेचैनी दर आई। तभी हया तैयबा के सहारे चलती एग्जामिनेशन रूम से बाहर आई। दोनों की निगाहें टकराईं तो हया के आरसी रंगीन हो गई। वो लबों पर शर्मीली से मुस्कान लिए पलकें झुका गई और जरार को लगा जैसे उसे अल्लाह ताला ने आज दोनों जहानों की नेमतों से नवाज दिया हो। बाकी